Hello students, this is the culminating video of the series A Kitchen in the Corner of the House by Ambey. Now Ambey is a Telugu writer and this story has been translated into English for us by Lakshmi Holmstrom. We have finished reading the story and are now up to glossary. Glossary, as I told you earlier also, is basically chosen few words which are critical to the story and which may be found a bit difficult by the young reader. So we have these 4 words here: entrails, which means the inside organs of an animal. Bandy is to argue, and exposition is a clear and full explanation of an idea or theory. Wizened is wrinkled, dry skin due to old age, usually. So एंट्रेल्स यानी इंसान के जानवर के अंदर के ऑर्गन्स. यहाँ पे एंट्रेल्स के लिए था कलेजी. जो नॉनवेज खाते हैं वो बच्चे समझ सकते हैं कि कलेजी नॉनवेज में एक डेलिकेसी है. ड्रिंक्स के साथ यूजुअली एज अ स्नैक सर्व होती है. बैंडी टू आर्ग्यू यानी किसी से बहस करना, बहस में पढ़ना. एक्सपोजिशन बेसिकली एक्सप्लेनेशन है, किसी भी थ्योरी को अच्छे से समझा के बताना, उसको हम एक्सपोजिशन कहते हैं. वाइजनड का मतलब होता है उम्र के साथ वाइज होना या स्किन का ड्राई होके झुर्रियाँ पड़ जाना, जो यूजुअली एज से ही लिंक करते हैं इसको हम वाइजनड वर्ड को. अब अगर ग्लॉसरी के बाद हम आए तो अब हमें करने हैं डिस्कस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. वो सवाल जिनके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं कि अगर ये सवाल आता है तो इस सवाल का कैसे जवाब देना है, या इस सवाल के जवाब में क्या चीज़ हमें बतानी है. बाय प्लेसिंग द किचन in the title and in the opening section of the story, what does Ambey do? Now, the location of the kitchen in the house, its setup and surroundings create a certain image about its importance and its centrality in the lives of the family. Analyze the actual kitchen and see how the author has used it as a symbol for various ideas. Ambey ने किचन को जो है, जो टाइटल में किचन है, किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, इसको ओपनिंग सेक्शन में ही कहानी में डाला है. तो क्या करना चाहा है लेखक ने इसमें. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप किचन का लोकेशन देखिए. सबसे पहली चीज़, अ किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, यानी घर के बिल्कुल एक सुदूर कोने में उसको बनाया गया है. उसका सेटअप देखिए, उसका सराउंडिंग देखिए, एटमॉस्फेयर जो क्रिएट किया गया है. एक इमेज है उस चीज़ की कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है या क्या सेंट्रलिटी है उस परिवार की के सदस्यों के जीवन में, उस रसोई की अहमियत क्या है. और अगर हम एनालाइज़ करें एक्चुअल किचन को, जैसी यहाँ पे दर्शाई गई है, जैसा ब्यौरा हमें मिलता है उस किचन के बारे में, तो वी विल सी हाउ द ऑथर हैज़ यूज्ड इट एज अ सिंबल फॉर वेरियस आइडियाज़. उसने उसको एक सिंबल के रूप में यूज़ किया है. बहुत सारे आइडियाज़ निकलते हैं उसमें से. थिंक अबाउट हाउ द किचन इज़ नॉट वेल प्लान्ड. पहली चीज़ देखो, अगर आप याद करेंगे तो पाठ पढ़ते समय हमने ये सब चीज़ें देखी थी कि किचन बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं है. सिंक इज़ टाइनी. इतने बड़े परिवार के हिसाब से बर्तन मांजने के लिए जो सिंक लगी हुई है वो बहुत छोटी है, etc. Yet food and the production and consumption of food is what occupies the attention of the women of the house throughout each day. और फिर भी देखो, छोटी सी किचन है, वेल प्लान नहीं है, सिंक बहुत छोटी है, फिर भी खाने का प्रोडक्शन और कंजम्पशन, क्या कौन क्या खाएगा, किसके लिए क्या पकेगा, यही महिलाओं का, घर की महिलाओं का एक तरह का रोज़गार है. यानी रोज़ की उनका सारा दिन जो है वो इसी चीज़ में निकलता है. ऑल्सो एनालाइज हाउ द रोल ऑफ द किचन एज अ सिंबल इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कैरेक्टर्स. और ये भी एनालाइज करो इसका जवाब देते समय कि कैसे किचन का जो रोल है वो एक तरह से एक सिंबल के तौर पे है और वो हर व्यक्ति के संदर्भ में डिफरेंट है.
हर कैरेक्टर का किचन से संबंध तो है, लेकिन अलग तरीके का संबंध है। तो जब ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि किचन जो है वो टाइटल में है, ओपनिंग सेक्शन में है, तो इससे लेखक क्या करना चाह रहा है, तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि क्या क्या एनालाइज हमें करना है। एक्चुअल किचन को एनालाइज करना है, उसकी लोकेशन को करना है, बाकी परिवार के सदस्यों से उसके सिंबल में क्या मीनिंग आता है, क्या उनका रिलेशनशिप है उस किचन से, क्या सरोकार है किचन से, वो सब भी इस ही टाइटल के अंडर आप डिस्कस करेंगे तो एक अच्छा सा जवाब बन पड़ेगा। दूसरा मुद्दा जो आता है फूड का, फूड एंड इट्स प्रोडक्शन आर रिपीटेडली इन्वोक्ड इन स्क्रूपुलस डिटेल इन द स्टोरी। बार बार खाना और खाने का बनाना, प्रोड्यूस करना, ये बार बार आता है आपके इस कहानी में। द रीडर इज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट राजस्थानी वर्सेस साउथ इंडियन स्टाइल्स ऑफ कुकिंग। और लेखक पढ़ा रहा है पाठक को, बार बार इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके, राजस्थानी खाना और साउथ इंडियन खाना दोनों के स्टाइल ऑफ कुकिंग में, उनके इंग्रेडिएंट्स यानी जो उसके अंदर सामान पड़ता है, मसाले वगैरह, फॉर वेरियस डिशेस, अलग अलग तरह की डिशेस में क्या क्या पड़ता है वो सब बातें वो बता रहा है। अबाउट क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड, कहाँ कितनी क्वांटिटी चाहिए, अबाउट द रैशनिंग आउट ऑफ सर्टन फूड स्टफ्स एंड सो ऑन, और यहाँ तक कि रैशनिंग भी कि किसको कितना भर देना है। दीज डिटेल्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द पावर इक्वेशंस विद इन द लार्ज जॉइंट फैमिली। और ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हम पढ़ते हैं उससे हम ये समझ पाते हैं कि स्रोत जो है या इस घर का मुख्य पावर का ज़रिया या सोर्स कहाँ पे है। तो पावर इक्वेशंस जो हैं, यानी कैसे कैसे समीकरण बनते हैं सत्ता के, वो इस जॉइंट फैमिली में, इस लार्ज जॉइंट फैमिली में, एक बड़ी सी संयुक्त परिवार में किस किस्म के इक्वेशंस एक दूसरे के साथ हैं इन संबंधों के, इनको हम देख सकते हैं। असेस द वेज इन विच फूड रिफ्लेक्ट्स द पोजीशन ऑफ बड़ी जीजी एंड मीनाक्षी विद इन द फैमिली। और इसी के जवाब में आप एनालाइज करिए या असेस कीजिए, तोलिए मोलिए उन तरीक़ों को जिनमें खाना जो है वो एक तरह का रिफ्लेक्शन है पोजीशन का, परिवार में पोजीशन क्या है उसी के हिसाब से खाना है। जैसे, और इस संदर्भ में आप 2-3 मेन कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जैसे बड़ी जीजी या जीजी या फिर मीनाक्षी जो कि साउथ बैकग्राउंड से है और वही साउथ इंडियन तड़का है इस देसी राजस्थानी परिवार में। तो इन सब को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम बार बार ये देखेंगे कि खाना और उसका बनाना ये बार बार रिपीटेडली इन्वोक कर रहा है इन स्क्रूपुलस डिटेल इन द स्टोरी में बार बार उठ के आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट पे ऐसा अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में तो इसके जवाब में आप इन मुद्दों पे चर्चा कर सकते हो। द मेन इन द स्टोरी आर लार्जली पेरिफेरल। पापा जी, किशन एंड गोपाल भाई साहब प्ले वेरी माइनर रोल्स। इज़ दिस रियली सो? अब अगर प्रश्न मान लो ऐसा हो जाता है कि इंसान इस परिवार में पुरुष वर्ग जो है वो पेरीफेरी पे है लार्जली, यानी उनसे रिलेटेड नहीं है ये कहानी। इस कहानी के मुख्य किरदार पुरुष नहीं हैं, मुख्य किरदार में सिर्फ महिलाएं हैं और रसोई के इर्द गिर्द बुनी गई ये कथा है। क्या ऐसा वाकई में है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है हमें किसका रोल, the role they play as individuals and as men in the story, and see how even in their absence or in their marginality they continue to be central, influencing and altering decisions which are thus never the sole prerogative of the women. अब लगता ज़रूर है, एक ऐसे अगर आप देखो फेस पे देखो तो फेस वैल्यू पे तो समझ में ऐसा आता है कि सुपरफिशियली तो लगता है कि हाँ पेरीफेरी पे हैं, यानी इनको किनारे लगा रखा है, मार्जिन पे हैं और पुरुष का कोई लेना देना नहीं है, कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर सब महिलाएं हैं। लेकिन जब हम अंदर तक जाकर क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे तो हम पाएंगे कि पुरुष इंडिविजुअली भी और कुल एक बड़ा पुरुष शब्द जिसमें ये सारे मर्द आ जाते हैं वो भी अगर हम देखें तो इस कहानी में उनकी
होने से या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। उनके होने पर भी और उनके ना होने पर भी हम ये देखते हैं कि वो मार्जिनल होते हुए भी कंटिन्यू होते हैं सेंट्रल होना, यानी वो फिर भी इस कहानी के मुख्य किरदार ही हैं। और वो क्यों हैं? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस, प्रभाव या महिलाओं की सोच को बदलने का या महिलाओं के फैसलों को ऑल्टर करने का डिसीशन, जो फैसला है वो वही करते हैं। विच आर दस नेवर द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द वेमेन। इसीलिए हम ये देखते हैं कि वो केवल महिलाएं ही अपने आप या अपने लेवल पे कोई फ़ैसला कर सकती हैं, ऐसा हम नहीं देखते इस कहानी में। तो यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर में हम इन सब की स्थिति को देख सकते हैं, उनके संवादों को देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप याद करें तो आप मीना और उसके पति के बीच का संवाद जो छत पे उनके बीच होता है, चाय बना के जब वो लाता है कि उसका पति तो चाय भी बना के लाता है, उसके साथ खाना भी बनवाता है, उसके हर काम में एक साथ बराबर का साझेदार है। वहीं उसका भाई है गोपाल, जो दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं, फिर भी बीवी नौकरी करने के बाद भी आकर खाना भी वही बनाती है, बच्चों को भी वही देखती है। और गर्मी पति को तो लगती है, लेकिन पत्नी को जब छोटा भाई कहता है कि वो भी नौकरी करती है और वो भी इतनी गर्मी में ही किचन में खड़ी है, तो वो कहता नहीं, औरतों को आदत होती है, यानी औरतों के लिए मुश्किल नहीं है गर्मी को झेलना। तो ये जो दोहरा दिखता है मापदंड कि महिलाओं के लिए कोई और नियम कानून है और पुरुषों के लिए कोई और, ये ही पुरुष सत्तात्मक परिवारों में हम अक्सर देखते हैं। और यहाँ इस कहानी में भी हमने ये चीज़ देखा है। यहाँ हर तरह का पुरुष है, पत्नी का साथ निभाने वाला पुरुष भी है, पत्नी के ऊपर एक हुक्मरान की तरह बैठ के हुक्म चलाने वाला पति भी है। सब तरह के यहाँ पे पति हैं। पत्नी को कोई नौकरी करने दे रहा है, यानी वो भी एक तरह से पुरुष सत्तात्मक ही है, जो सोचता है कि मैं कितना बड़े दिल वाला हूँ कि अपनी पत्नी को घर से बाहर जाकर नौकरी करने की परमिशन दे रहा हूँ। और अगर हम जो फेमिनिस्ट हैं सो कॉल्ड, अगर हम प्रश्न करें कि आप होते कौन हो परमिशन देने वाले? क्या स्त्री का अपना कोई वजूद नहीं? क्या वो परमिशन आपसे मांग रही है? और स्त्री खुद भी वाली बात है कि स्वयं पहले अपने आप को पहचाने, वो खुद देखे कि उसमें क्या काबिलियत है, खुद से प्रेम करे, तभी तो वो अपनी परिस्थितियाँ सुधार पाएगी। क्यों वो पुरुष का मुंह तके हर सवाल के लिए, हर जवाब के लिए, हर फैसले के लिए? तो ये सारे मुद्दे जो हैं, जो इस कहानी में लेखक ने उठाए हैं, उन सब की चर्चा करते हुए आप इसका एक बहुत खूबसूरत उत्तर लिख सकते हैं। There are different types of women within the story, where Badi Jiji through Jiji to the youngest daughter-in-law Kusuma and the grandchild Priya, Meenakshi is the outsider, but is she an outsider only by virtue of not being a Rajasthani? The other women are all dissimilar and yet similar too. Isolate these dissimilarities and similarities and see whether it is only regional background that separates Meenakshi from the others, or whether there are other reasons as well, and if so, what these are. अब यहाँ पे आपसे अगर प्रश्न कर लें कि महिला किरदारों के बारे में चर्चा करो, तो आप देखेंगे कि इस कहानी में आपको हर तरह के महिला के किरदार हैं। इस कहानी में बड़ी जीजी हैं, उनसे नीचे आओ तो जीजी है, फिर सबसे छोटी बहू कुसुमा तक आ जाओ, ग्रैंड चाइल्ड प्रिया जो है वहाँ तक भी पहुँच जाओ, तो आप देखेंगे कि हर आयु वर्ग की और हर तबके की, एकदम बूढ़े से लेके छोटे बचपन तक की हर स्त्री का यहाँ वर्णन है। मीनाक्षी जो कि राजस्थानी नहीं है, इज़ द आउटसाइडर, लेकिन इज़ शी द आउटसाइडर? पर उसको कैसे माना है? ओनली बाय द वर्च्यू ऑफ नॉट बीइंग अ राजस्थानी? क्या सिर्फ वो इसलिए आउटसाइडर है कि वो राजस्थानी नहीं है? अगर हम ध्यान से देखेंगे और गौर फरमाएंगे तो हम पाएंगे कि वो अपने विचारों में भी बाहर की है, क्योंकि उसके बड़े जागृत उन्नत विचार हैं। वो महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर ध्यान देती है, वो पुरुष में और महिला में फ़र्क नहीं रखती। ये जो सो कॉल्ड राजस्थानी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अगर आप कंट्रास्ट देखेंगे तो मीनाक्षी और कुसुमा, आप दोनों में कंपैरिजन करके देख लीजिए। इधर राधा बाबी जी को देख लीजिए। अब आप देखेंगे कि ये जो तीन बहुएं हैं, ये तीनों बहुएं में दो तो राजस्थानी हैं,
राजस्थानी बहू होते हुए भी राधा बैंक में उच्च पद पर स्थित है, फिर भी घर के सारे काम वो करती है, पति के हिसाब से चलती है। और कुसुमा जो कि बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड लड़की है, लेकिन फिर भी मुंह में ज़बान जिसके नहीं है, उसकी काबिलियत ही यही है कि वो सब कुछ करती है लेकिन कहती कुछ नहीं है। यही काबिलियत थी उसकी और इसीलिए उसको ढूंढ कर लाया गया है इस घर के लिए। परफेक्ट आइडल बहू है वो। फिर भी वहाँ बड़े लोग जो हैं वो बच्चे पैदा करके और उनको पालने पोसने में व्यस्त हैं, बिज़ी हैं, लेकिन ये जो कंपैरेटिवली नई शादीशुदा है, इसके लिए अभी प्रेगनेंसी, बच्चे का होना, वो प्रक्रिया शुरू हुई है। और हम देखते हैं कि वो वाक़या आता है जब पिकनिक वाला, वो सफ़ेद साड़ी पहने हैं और हम देखते हैं वो चिड़िया जो उड़ रही है लाल चोंच वाली, और वो लाल रंग, उसके कितने सारे हम सिंबल्स देखते हैं। तो सिंबलिज़म अगर ढूंढने लगें इस कहानी में, तो उस समय वो लाल रंग जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट सिंबल हो जाता है। किस किस चीज़ से जाके वो जुड़ जाता है, वो पीरियड से जुड़ जाता है, वो सिंदूर से जुड़ जाता है, वो शादी के जोड़े से जुड़ जाता है, और ये एक तरह से एक औरत की पूरी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने से चलचित्र के समान निकल जाती है। तो ये जो कंपैरिजंस हैं इसमें, पढ़ी लिखी लड़की में, एक अनपढ़ लड़की में, और उन बहुओं के बीच में, ये सारे, और कैसे मीनाक्षी दूसरों से भिन्न है, क्या उसका रीजनल बैकग्राउंड है इसलिए, या उसकी उन्नत सोच है इसलिए। तो ये सारे सवाल, ये सारे रीज़न्स देते हुए आप सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ इन लोगों में देख सकते हैं कि अलग होते हुए भी बहुत एक हैं ये। हर स्त्री जो है उसका चाहे परिवेश कुछ भी रहा हो, बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, फिर भी मूलतः वह स्त्री है, और स्त्रियोचित सारे काम वो करेगी, और स्त्रियोचित सारे दर्दों से वो गुज़रती भी है। अब अगले पॉइंट पे अगर हम आएँ तो वो है, देयर आर फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स stories within this story. Meenakshi is of course, but also each of the other adult women has a story attached to her. How do these several stories add up to form a comprehensive picture of the patriarchal society within which the tale is set? फ्रैगमेंट्स हैं, यानी ये जो महिलाएं हैं, जो किरदार हैं इस कहानी के, उन सब की अपनी अलग एक कहानी भी चल रही है। ये संयुक्त परिवार तो है, इस परिवार की कहानी तो बड़ी मेन है ही, लेकिन ये प्लॉट्स हैं, सब प्लॉट्स भी हैं इस कहानी में। मीनाक्षी की कहानी अलग है, कुसुमा की कहानी अलग है, पिताजी की कहानी अलग है, पापा जी जो सो कॉल्ड हैं इसमें। तो ये सब को मिलाकर, इन ढेर सारी कहानियों को जोड़कर फिर ये कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बनती है किसकी? एक पितृ सत्ता प्रधान समाज की। अगला पॉइंट है, जीजी लाइज इल, शी टेल्स मीनाक्षी हर व्यूज रिगार्डिंग द पावर अ वुमन wields in a home. From the rest of the story, draw evidence to see whether her view that she is like a queen is valid. Why then does Meenakshi see her as someone who has no authority? जीजी जब बीमार पड़ती हैं तो वो मीनाक्षी को बताती हैं कैसे कि औरत को सत्ता कहाँ से प्रदान होती है, कैसे मिलती है, और कैसे वो घर पर राज करती है। वो अपने आप को रानी की तरह जीना बताती है। तो क्या वो वैलिड है? क्यों फिर मीनाक्षी को ऐसा लगता है कि उसके पास कोई अथॉरिटी है ही नहीं? दरअसल उसकी सारी अथॉरिटी कहाँ से आती है? जीजी की सारी अथॉरिटी कहाँ से आती है? अपने हस्बैंड से। यानी क्योंकि उसका पति घर का मुखिया है, इसलिए वो रानी की तरह राज करती है। उसको गलतफहमी ये हो गई कि वो खुद रानी है, ऐसा है नहीं। इसलिए अथॉरिटी किसकी है? पुरुष की है, क्योंकि ये समाज क्या है? पुरुष प्रधान है। लेकिन महिला अपने आप में ही अपने वही सुंदर सज धज के रहना, सुहाग की निशानियाँ, रसोई का कब्ज़ा, चाबी का छल्ला, इन्हीं सब चीज़ों में उलझकर सोचती है कि शासन उसका है, जबकि उसके हाथ में शासन किसकी वजह से है? उसके पति की वजह से है। यदि पति पावरफुल नहीं है तो हमारे सत्ता, ये पुरुष सत्ता प्रधान लोगों में, परिवारों में, उसकी पत्नी भी कहीं कोई रोल प्ले नहीं करती है। Ambe has used distinct voices and images to show the states of consciousness in different characters. Meenakshi associates mountains, Kusuma birds with notions of liberty.
Now find examples of such images and symbols in the different strands within the story and see what each of these represents. हम इस कहानी को पढ़ते समय हमने कई बार देखा कि इसमें इमेजेस बहुत हैं, सिंबलिज़म भरा पड़ा है, हर की एक अलग आवाज़ है, एक डिस्टिंक्ट आवाज़ और एक डिस्टिंक्ट इमेज में उसने हर कैरेक्टर को रखा है लेखक ने। तो आप देखें, मीनाक्षी को एसोसिएट किया है पहाड़ों से, उसे पहाड़ों से प्रेम है, कुसुमा को पंछियों से, और ऐसे ही बढ़ती जा रही है नोशंस ऑफ लिबर्टी, यानी आज़ादी का मतलब क्या है, सबके लिए अलग अलग है, हर एक कैरेक्टर का आज़ादी का अर्थ अलग है। तो ऐसे उदाहरण आपको कहानी में से चुनने हैं जहाँ पे इमेजेस और सिंबल्स हों, अलग अलग प्रतीक हों, अलग अलग तरह के इस्तेमाल दिख रहे हों उनके, और इसी कहानी में वो अलग अलग लोगों को या अलग अलग वस्तु को रिप्रेजेंट करते हुए दिखें। तो ऐसे सिंबल्स ढूंढने हैं आपको, तब आप जाके इस कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस कहानी में इमेजरी और सिंबलिज़म बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैरेक्टराइजेशन फिर इम्पॉर्टेंट है, महिला किरदार इम्पॉर्टेंट है, और पुरुष किरदार मार्जिनल होते हुए भी सेंट्रल रोल करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि हम इस कहानी को अच्छे से अब तक समझ चुके होंगे, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर इससे कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसके लिए भी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी, ऐसा मैं मान रही हूँ इस वीडियो को सुनने से। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इस कहानी की समझ पक्की होगी, मजबूत होगी। अगली कहानी हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब वीडियोस देख रहे हैं, इन्हें समझ रहे हैं, अच्छे से इन पर काम कर रहे हैं, और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका जागती है, कोई प्रश्न उठता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी पर्सनली, और you can call on my private number.